सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 75। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सन मून रॉयल एम्पायर ने सोल फाइटिंग कंपटीशन का फर्स्ट राउंड शुरू करवा दिया था, जिसके स्टार्ट होते साथ ही पहले दिन सन मून रॉयल एम्पायर ने अपनी मनमर्जी की थी, क्योंकि रूल्स के हिसाब से पहली फाइट उसी टीम की होनी चाहिए जो पिछले मरतबा के सोल फाइटिंग कंपटीशन की विनर रही हो। लेकिन सोल फाइटिंग कंपटीशन के स्टार्ट होते साथ ही उन्होंने पहली फाइट शेक एकेडमी के बजाय सन मून रॉयल एकेडमी की ही करवा दी, जिस फाइटिंग कंपटीशन के दौरान मिस मैंग अकेले ही ओपोनेंट टीम के सारे वॉरियर्स को हरा देती है। सन मून रॉयल एम्पायर ने यह काम इसलिए किया ताकि वो सबके सामने अपनी ताकत को दिखा सके, लेकिन इस बात से यूहो और उसके बाकी के दोस्तों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि वो लोग ऑलरेडी कितने ज्यादा पावरफुल हैं और वो ऑलरेडी इन्हें एक मरतबा हरा चुके हैं, और अगर दूसरी मरतबा भी हराना चाहे तो बड़ी आसानी के साथ हरा सकते हैं। लेकिन हम लोग ये बात भी नहीं भूल सकते कि 5 साल से उनके डिसाइपल्स ने शेक एकेडमी के अंदर रहकर ही प्रैक्टिस की थी, तो यकीनन उनकी पावर्स में भी इजाफा हुआ होगा। अब आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब बगैर किसी देरी के अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत क्वालिफाइंग मैचेस के सेकंड डे से शुरू होती है, जिसे स्टार्ट करने के लिए चीफ गेस्ट यानी कि क्राउन प्रिंस और होली स्पिरिट चर्च का लीडर भी आया हुआ था, जो कि लेवल 98 का एक डोलो मास्टर है, और क्राउन प्रिंस के साथ साथ वहीं पर मिस ऑरेंज भी आई हुई थी। क्राउन प्रिंस इन सभी को बैठने के लिए बोलता है, जबकि दूसरी तरफ रेफरी ने भी अनाउंस कर दिया था कि आज के दिन 6 क्वालिफाइंग मैच शुरू होगा, जो कि होने वाला है टांग सेक्ट और लॉन्गमैन सेक्ट के दरमियान। क्राउन प्रिंस भी ऊपर बैठे ये सभी बातें सुन रहा था, तभी वो टांग सेक्ट का नाम सुनकर कहता है कि मुझे कुछ याद आया, आज से 4000 साल पहले हुई जंग में यही अलाइड डोलू कॉन्टिनेंट के किंगडम्स ने यही टांग सेक्ट के हिडन वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए जंग को जीता था। ये सारी बातें वो यहीं पर मौजूद मिस ऑरेंज को बता रहा था। तभी हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे वॉरियर धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। यहाँ लॉन्गमैन सेक्ट की टीम में तो सारी की सारी लड़कियां ही थी, और उनकी टीम की लीडर मिस कीकी थी, जो कि देखने में वाकई बहुत क्यूट है। ऑडियंस में से सभी लोग मिस कीकी को देखते हुए कहते हैं कि मिस कीकी आई लव यू। दूसरी तरफ मिस कीकी भी सभी लोगों से अपना प्यार बटोर रही थी, लेकिन टांग सेक्ट के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि आज से कुछ 1000 साल पहले टांग सेक्ट अपनी ऊंचाइयां खो चुका था, और अब टांग सेक्ट के बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम हो। क्राउन प्रिंस भी यहीं पर मौजूद होली स्पिरिट चर्च के लीडर से सवाल करते हुए पूछ रहे थे, तुम्हें इस सेक्ट के बारे में कुछ मालूम है? दूसरी तरफ होली स्पिरिट सेक्ट का लीडर भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, टांग सेक्ट ये वही सेक्ट है ना जिसे सी गॉड यानी कि टांग सेन ने फाउंड किया था। सी गॉड टांग सेन वाकई में कमाल का था, उसने वुहान एम्पायर के खिलाफ जंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन उसके चले जाने के बाद टांग सेक्ट धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को खोता चला गया, क्योंकि टांग सेक्ट ने हमेशा से हिडन वेपन्स पर ही इन्हिसार करके खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। पर टांग सेन के चले जाने के बाद क्योंकि हिडन वेपन्स में ज्यादा अपग्रेड नहीं है, इसलिए सन मून रॉयल एम्पायर के सोल गाइडेंस ने आकर उन्हें टेक ओवर कर लिया। यहाँ ये सारी बातें क्राउन प्रिंस बहुत ही गौर से सुन रहा था। तभी ऑडियंस में से कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आखिर 7 मॉन्स्टर्स में से एक लड़का व्हील चेयर पर क्यों है, जो सुनकर बाकी के सभी लोगों की भी नजर यूहो पर आ जाती है। मिस ऑरेंज तो उसे देखते साथ ही पहचान जाती है कि ये तो वही यूहो है ना। मिस ऑरेंज यूहो को व्हील चेयर पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही थी। मिस टांग उटोंग और यूहो कॉन्फिडेंटली आहिस्ता आहिस्ता अरीना की तरफ बढ़ रहे थे। इवन के मास्टर जिंग को भी यूहो को व्हील चेयर पर देखकर काफी ज्यादा हैरानगी हुई, जबकि ऑडियंस भी यही बात कर रही थी कि आखिर ये टांग सेक्ट है कौन, हमने इसके बारे में क्यों नहीं सुना, और आखिर इन लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि व्हील चेयर पर एक डिसेबल वॉरियर को अरीना में लेकर आ रहे हैं। क्या इन्हें वाकई में लगता है कि इस तरह ये लोग जीत पाएंगे? वहीं पर मौजूद बाकी के वॉरियर्स ने भी यूहो को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था कि ये तो एक अपाहिज लड़का है, आखिर ये लड़का हमारा क्या बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ होंगचेन भी यूहो को देखते हुए कह रहा था कि यूहो मुझे दिखाओ कि तुम में अब भी कितनी हिम्मत और काबिलियत बाकी है, मैं देखना चाहता हूँ कि अब भी तुम्हारे पास कौन सा ट्रम्प कार्ड है। इवन के रेफरी को भी यकीन नहीं आ रहा था, वो 7 मॉन्स्टर से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम लोग सच में श्योर हो कि तुम लोगों की टीम में मौजूद इस तरह का एक डिसेबल इंसान हो? तुम चाहो तो अभी भी इस वॉरियर को चेंज कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ 7 मॉन्स्टर्स तो पूरे तरीके से श्योर थे, जबकि यूहो आगे बढ़ते हुए कहता है कि पहली फाइट मैं लड़ूंगा। वहीं पर मौजूद सभी लोगों को यूहो की ये बात सुनकर बहुत बड़ा शौक लगा। लॉन्गमैन सेक्ट की तो अब ईगो हर्ट हो चुकी थी, उन्हें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक अपाहिज लड़का उनसे लड़ने के लिए आ रहा
रहा है। क्या सच में ये लोग हमें इतना ज्यादा कमजोर समझते हैं? अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये सब कहते हुए एक लड़की अपने कैप्टन से इजाजत मांगते हुए कहती है कि सबसे पहले इस लड़के से मैं लड़ने जाऊंगी। जो कहते साथ ही वो लड़की जंप करते हुए यूहो के सामने अरीना में आ जाती है, जहाँ आते साथ ही उसने अपने ड्रैगन की मास्टर स्पिरिट को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ यूहो को तो इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मिस टांगुटोंग से कहता है कि तुम पीछे जाके बैठ जाओ, अब बाकी का सारा काम मैं संभाल लूंगा। जो सुनकर मिस टांगुटोंग अरीना से बाहर की तरफ जाने लगी, तभी रेफरी भी इन दोनों की फाइट को शुरू करवा देता है। फाइट होते स्टार्ट ही लॉन्गमैन साइड की लड़की बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करती, बल्कि अपनी फुल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करते हुए यूहो को एक ही पंच में मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी, जहां वो अपनी सारी पावर को एक ही पंच में इकट्ठा करते हुए यूहो के ऊपर जंप कर देती है। ये देखकर मिस टांगुटोंग को तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई, लेकिन दूसरी तरफ यूहो के चेहरे पे तो एक मुस्कान थी। यूहो की इस मुस्कान के साथ अचानक यूहो की बॉडी से एक एनर्जी निकलकर उस लड़की से जा टकराती है, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि एरिना में एक बहुत ही बड़ा आइस ब्लास्ट हो जाता है। यूहो के बाकी के दोस्त उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ सभी को यही लग रहा था कि इस पंच की वजह से शायद यूहो हार चुका है। लॉन्गमैन साइड की लड़कियों को भी यही लग रहा था, पर जैसे ही धुआं हटता है हम लोग देख पाते हैं कि यूहो तो बिल्कुल सही सलामत व्हील चेयर पर ही बैठा हुआ है। इससे पहले कि वो लड़की यूहो को पंच कर पाती, यूहो की बॉडी से स्नोगन ने निकलकर उस लड़की को उसी की जगह पर फ्रीज कर दिया था। क्यूट सी स्नो गॉडेस भी उस लड़की को चिढ़ाते हुए यूहो के पास आ जाती है, जबकि ये सब होता हुआ देखकर वहीं पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ होंगचन तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। वो कहता है कि आखिर ये किस तरह पॉसिबल है, आखिर यूहो ने ये सब कैसे किया और उसके साथ ये चीज क्या है। इवन के रेफरी का भी मुंह खुला का खुला रह गया था, उसे तो होश ही नहीं रहता। तभी यूहो उससे कहता है कि रेफरी ये मैच खत्म हो चुका है। जो सुनकर रेफरी भी होश में आता है, तभी वो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि हाँ, फर्स्ट राउंड की विनर है तांग सेक। जो सुनकर तो यूहो के बाकी के दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यूहो उनको कहता है कि अब लॉन्गमैन साइड से कौन लड़ने के लिए मेरे सामने आएगा, जबकि बाकी के सभी लोगों की तो नजर यहाँ पर मौजूद उस क्यूट सी स्नो गॉडेस पर थी। मास्टर जिंग तो इसे यहाँ पर देखकर फौरन ही पहचान जाते हैं। वो तो कहते हैं कि ये तो द एक्सट्रीम नॉर्थ की 3 ग्रेट किंग्स में से एक स्नो गॉडेस है। अब मुझे समझ आया, जब बॉडी सैक ने मैंगडी हॉल पर हमला किया था तो तभी यूहो ने इस मौके का फायदा उठाते हुए स्नो गॉडेस को अपने कब्जे में ले लिया होगा। नीचे की तरफ अरीना में हम देख पाते हैं कि लॉन्गमैन साइड से लड़ने के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन क्यूट सी स्नो गॉडेस उन्हें हाथ से टच करते हुए ही फ्रीज कर देती है और यूहो बगैर किसी मेहनत के बड़ी आसानी के साथ उन सभी राउंड्स को जीतता जा रहा था। मास्टर जिंग को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। वो क्यूट सी स्नो गॉडेस को देखते हुए कहता है कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये यूहो का स्नो बीस्ट या स्नो स्किल तो बिल्कुल नहीं लग रहा, जरूर इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसके बारे में जरूर पता लगाना होगा। तभी रेफरी सवाल करते हुए पूछता है कि अब लॉन्गमैन साइड से फाइट करने के लिए कौन आएगा। जो सुनते साथ ही हम देख पाते हैं कि उनकी लीडर यानी कि मिस कीकी धीरे धीरे से रीना की तरफ बढ़ना शुरू हो गई, जिसके पास लव ड्रैगन की मास्टर स्पिरिट थी। सभी लोग मिस कीकी को देखते हुए यूं ही चिल्लाई जा रहे थे, जबकि मिस कीकी रीना में आते हुए बहुत ही प्यार से यूहो के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मेरा नाम है मिस नान कीकी और मैं लॉन्गमैन साइड की प्रिंसेस और इस टीम की लीडर, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जो सुनकर दूसरी तरफ भी यूहो खुद का शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम यूहो है तांग सेट से। इसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। क्यूट सी स्नो गॉडेस आगे आते हुए उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मिस कीकी के तो मन में कुछ और ही चल रहा था। वो स्नो गॉडेस को डॉज करते हुए तेजी के साथ जंप कर यूहो की तरफ बढ़ने लगी ताकि वो सबसे पहले हमला करते हुए यूहो को हरा दे। दूसरी तरफ यूहो भी उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर कहता है कि क्या तुम अब एक डिसेबल इंसान को बुली करना चाहोगे, मुझे तो नहीं लगता, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जो कहते साथ यूहो ने वहीं पर आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस के क्लॉ को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बड़े आसानी से मिस कीकी के अटैक को ब्लॉक कर रहा था। तभी स्नो गर्ल भी यूहो के पास आते हुए मिस कीकी पर अटैक करके उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। इसके बाद मिस कीकी यूहो से कह रही थी कि मैं समझ गई, तुम सिर्फ कमजोर होने का नाटक कर रहे हो, जबकि असल में तुम ऐसे हो नहीं। ये कहते साथ ही वो यूहो पर बहुत ही ज्यादा हमले करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ यूहो भी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोच रहा था कि क्या इसकी फ्लेम मेरी एक्सट्रीम आइस को मेल्ट कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी फ्लेम में इनहाइलेशन पावर मौजूद है जो कि अपने सामने मौजूद किसी भी चीज को खत्म कर देगी। ऊपर की तरफ से श्रेक एकेडमी की मिस जाओ भी इस फाइट को देख रही थी। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इंसान अपने ओपोनेंट की किसी भी एट्रीब्यूशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि नीचे एरिना में भी यही कुछ हो रहा था। मिस कीकी किसी भी तरीके से यूहो को सिर्फ एक हिट करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ यूहो भी अपनी एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था ताकि वो मिस कीकी को अपने से दूर रख सके। पर दूसरी तरफ मिस कीकी भी रफ्तार भी आहिस्ता आहिस्ता करके तेज होती जा रही थी। मिस कीकी अपने सामने मौजूद एक्सट्रीम आइस की वॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए यूहो की तरफ ही बढ़ने लगी, जिसकी वजह से उसे किस्मत से ही ओपनिंग मिल गई। वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यूहो को एक पंच करना चाहती थी, पर यूहो तो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता और हमें जानने के लिए मिलता है कि यूहो ने लास्ट मोमेंट पर अपनी सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था। इसीलिए मिस कीकी मेंटली डिस्टर्ब हो गई और वो यूहो पर निशाना नहीं
लगा पाई और वो उसे चूक जाती है, जो देखकर तो मिस किकी की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी अचानक स्नो गॉडेस भी यहाँ मिस किकी पर अटैक करते हुए उसे बहुत ज्यादा दूर धकेल देती है। मिस किकी को तो बिल्कुल भी समझ नहीं लग रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन तभी मिस किकी गुस्से में आते हुए यूहा से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें व्हील चेयर पर भी नहीं हरा पाऊंगी। दूसरी तरफ यूहा भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। स्नो गॉडेस भी यहीं पर मौजूद मिस किकी को चिढ़ा रही थी। मिस किकी गुस्से में आते हुए यूहा से कहती है कि अगर आज मैं हार गई तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरे सेट के हर एक मेंबर के लाश में तुम्हारा नाम लगा दूंगी, जैसे कि मिस किकी, यूहा और इसी तरह बाकी के सभी मेंबर्स के नाम के पीछे भी यूहा का नाम लगा होगा। ये कहते साथ ही मिस किकी आग बगोला होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए स्नो गॉडेस पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ स्नो गॉडेस बड़ी आसानी से मिस किकी के हर एक अटैक को ब्लॉक करती जा रही थी। लेकिन बाहर की तरफ होली स्पिरिट सेट का लीडर मिस किकी के इस डिस्ट्रक्टिव पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो अपने मन में कहता है कि इस लड़की के पास इनहाइलेशन डिस्ट्रक्टिव पावर है, ये लड़की तो पैदा ही एक इवल सोल मास्टर बनने के लिए हुई है। उस लीडर की इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि होली स्पिरिट जज कितना ज्यादा क्रूअल है, वो हर किसी पर अपनी नजर रखे हुए है। नीचे की तरफ अरीना में मौजूद हम देख पाते हैं कि स्नो गॉडेस ने अटैक करते हुए मिस किकी को एक बार फिर यूहा से दूर हटा दिया था, जहाँ पर मिस किकी ने गुस्से में अपनी सेकंड मास्टर सोल एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिसे वो लाइट कॉम्बो स्लैश टेक्निक बोलती है। इस दौरान कई सारे लाइट स्लैश यूहा की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यूहा तो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलता। और हैरानगी की बात यह कि कोई भी लाइट स्लैश अटैक यूहा को हिट नहीं कर रहा। ये देखकर मिस किकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपना एम यूहा पर ही किया था, मेरा कोई भी अटैक आखिर यूहा को हिट क्यों नहीं कर पा रहा। तभी अचानक उसकी नजर यूहा की आंखों पर पड़ जाती है। यूहा ने कब से अपनी मार्शल आर्ट्स को एक्टिवेट किया हुआ था और वो लगातार अपने मेंटल अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए मिस किकी को डिस्टर्ब करता जा रहा था। और क्योंकि मिस किकी मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए वो यूहा पर निशाना नहीं लगा पा रही थी। दूसरी तरफ यूहा भी मिस किकी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा तो निशाना ही मुझे नहीं लग रहा, अगर तुम मुझे निशाना भी नहीं लगा पाओगी तो भला तुम मुझसे कैसे जीत सकती हो। यहाँ यूहा लगातार इसी तरह की बातें करते हुए मिस किकी को और भी ज्यादा भड़का रहा था। तभी अचानक मिस किकी हवा में जंप कर देती है, जहाँ वो गुस्से में आते हुए यूहा से कहती है कि अगर मैं तुम पे निशाना नहीं लगा पा रही तो क्या हुआ, मैं पूरे एरिना को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जो कहते साथ ही वो अपनी थर्ड मास्टर स्किल फॉलिंग लाइट स्टार्स का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लाइट स्टार्स यहाँ एरिना में गिर रहे थे। अगर इनमें से कोई अटैक भी यूहा को जाकर लग जाता है तो यूहा बहुत ही बुरे तरीके से इस मैच को हारने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि यूहा तो अभी भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा, जबकि क्यूट सी स्नो गॉडेस यूहा के सोल्जर पर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बैठी हुई थी। उन दोनों को तो पूरा यकीन था कि कोई भी अटैक इन्हें हिट नहीं करने वाला। मिस किकी तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा आग बगोला हो रही थी। तभी अचानक हम देख पाते हैं कि मिस किकी ने यहाँ पर कुछ स्टार बॉम्ब्स नीचे एरिना में गिरा दिए थे, जिसे वो अचानक यूहा के पास भेजते हुए ब्लास्ट कर देती है। ये एक सरप्राइज अटैक था, इसीलिए एरिना से बाहर मौजूद यूहा के दोस्त यूहा के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें तो लग रहा था कि शायद इस लास्ट सरप्राइज अटैक से यूहा खुद को नहीं बचा पाया होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब एरिना से धुआं हटता है तो हमें देखने को मिलता है कि यूहा तो अभी भी बिल्कुल सही सलामत व्हीलचेयर पर ही बैठा हुआ है। मिस किकी यूहा को अभी भी सही सलामत देखकर उसे कहती है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर तुम ये सब किस तरह कर सकते हो। दूसरी तरफ यूहा भी मुस्कुराते हुए उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे मेंटल इंटरफेरेंस सोल टेक्निक मेरे 1 मिलियन साल पुराने सोल बीज से ही मुझे मिली है, इसीलिए इसके इस मामूली अटैक को डॉज करना मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बच्चे से उसकी टॉफी छीन ली जाए। ये सब कहते हुए यूहा मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ मिस किकी भी एडमिट कर चुकी थी कि यूहा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो यूहा से कहती है कि यूहा तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, अब मैं अपनी लास्ट अटैक का इस्तेमाल करूंगी। ये अटैक सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और इस अटैक का इस्तेमाल करते हुए मेरे से कोई भी आज तक मेरा ओपोनेंट नहीं बच पाया, जिसे वो ड्रैगन इनहाइलेशन क्लॉ टेक्निक का नाम देती है। तभी हम देख पाते हैं कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें से एक ड्रैगन का क्लॉ निकलते हुए तेजी के साथ यूहा की तरफ ही बढ़ रहा है। यूहा भी ये सब होता हुआ देखकर स्नो गॉडेस की आइस एंड स्नो डोमेन और एम्परर पान टेक्निक को एक्टिवेट करवा देता है, जिस आइस एंड स्नो डोमेन की वजह से एम्परर पाम टेक्निक की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और यूहा ने इसी का इस्तेमाल करते हुए उसके इनहाइलेशन क्लॉ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो सब देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस किकी को तो अब यूहा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यूहा को ताना देते हुए कहती है कि यूहा तुम सिर्फ इस स्नो गॉडेस की वजह से ही अब मेरे हर एक अटैक को ब्लॉक कर पाए, अगर तुम इसका इस्तेमाल ना करते तो हो सकता है कि तुम मेरे इस क्लॉ अटैक को कभी भी डिस्ट्रॉय ना कर पाते। जो सब सुनकर यूहा धीरे धीरे
से मिस किकी की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि स्नो गॉडेस की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए मुझे अपनी सोल पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और तुम अच्छे से जानते हो कि इस पावरफुल सोल एबिलिटी को ब्लॉक करने के लिए कितनी ज्यादा सोल पावर लगेगी। और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम किसी तरीके से मुझे चोट पहुंचा सकती हो तो ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि मेरे सामने तुम अभी भी एक बच्ची हो जो कि मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकती। ये सब कहते हैं यूहो धीरे धीरे से मिस किकी की तरफ ही बढ़ने लगता है। यूहो की इस तरह की बातें सुनकर तो मिस किकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब तो स्नो गॉडेस भी यूहो की बॉडी में आराम करने के लिए चली गई थी। इसीलिए मिस किकी इस मौके का फायदा उठाते हुए दोबारा से अपने लव ड्रैगन को बाहर की तरफ समन कर लेती है, जहाँ पर वो यूहो से कह रही थी कि तुमने बेशक एक मरतबा तो मेरी ड्रैगन इनहालेशन क्लॉ टेक्निक को तो ब्लॉक कर लिया, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारी सोल पावर सारी की सारी ड्रेन हो चुकी होगी। इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे दूसरी मरतबा इस क्लॉ को किस तरह डिस्ट्रॉय करोगे। जो सब कहते हैं मिस किकी ने दोबारा से ड्रैगन इनहालेशन क्लॉ टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जो सब देखकर दूसरी तरफ यूहो को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने दो मामूली सोल रिंग, एक 10 साल पुराना सोल रिंग और एक 10,000 साल पुराना सोल रिंग को समन कर लेता है, जबकि इसी के साथ साथ यूहो अपने गोल्डन क्लॉ को भी एक्टिवेट कर लेता है और इसे यूहो अपनी आइस के साथ मर्ज कर चुका है और इसी वजह से यूहो अपनी जगह से मूव किए बगैर अपनी स्टिमुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन क्लॉ पर दोबारा से अटैक कर देता है। जबकि साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि यूहो ने मिस किकी पर एक मेंटल अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से मिस किकी नीचे की तरफ गिर जाती है। सब लोग यूहो की इस तरह की पावर को देखकर सरप्राइज हो गए थे, जबकि यूहो के दोस्तों को यूहो को इतनी ज्यादा पावर देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। जबकि हम देख पाते हैं कि यूहो तेजी के साथ मूव होते हुए मिस किकी के सामने आ गया था, जहाँ मिस किकी के सामने आते साथ ही उसने अपने गोल्डन क्लॉ को मिस किकी के गर्दन पर रख दिया था और वो मिस किकी से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम अभी मुझसे फाइट करना चाहोगी। यूहो के ये सवाल सुनकर यूहो को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं हार मानती हूँ और अपनी टीम को इतना ज्यादा इंजर्ड देखकर वो यूहो से कहती है कि बल्कि मेरी सारी की सारी टीम हार मानती है। इसका मतलब ये कि यूहो ने अकेले ही लॉन्गमैन सेट की सारी टीम को हरा दिया था। यूहो के दोस्त तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, जबकि साथ ही साथ ऑडियंस भी यूहो और उसके टांग सेट को पहचानना शुरू हो जाती है, बल्कि टांग सेट तो अब उनके लिए फेवरेट टीम बन चुकी है, क्योंकि इन 7 मॉन्स्टर्स में से एक ऐसा शख्स जो कि अभी डिसेबल है, उस अकेले ने ही लॉन्गमैन सेट की सारी टीम को हरा दिया, तो बाकी के 6 मॉन्स्टर्स क्या करेंगे। यहाँ ये सब होता हुआ देखकर होंगचैन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से में आते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यूहो की इस कंडीशन की वजह से वो यूहो को सरपास कर चुका है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस को भी यूहो अब इंटरेस्टिंग लगने लगता है, इसलिए वो मिस ऑरेंज से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर यूहो ने किस तरह की सोल एबिलिटी का इस्तेमाल किया और वो आखिर किस तरह का बीज समन कर पा रहा है। मैंने आज से पहले इस तरह की कोई भी चीज नहीं देखी। जो सब सुनकर मिस ऑरेंज भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जो सब सुनकर क्राउन प्रिंस दोबारा से सवाल करते हुए पूछता है कि यूहो और तुम तो एक ही क्लास में थे ना, साथ ही तुम दोनों के दरमियान दोस्ती भी काफी अच्छी थी, आखिर तुम्हें उसके बारे में कैसे नहीं मालूम। जो सुनकर मिस ऑरेंज काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि क्राउन प्रिंस ने जरूर मेरी और यूहो की इन्वेस्टिगेशन करवाई होगी। वो फौरन से क्राउन प्रिंस को जवाब देते हुए कहती है कि मैंने यूहो के साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजारा, बल्कि मैंने सिर्फ उसके साथ 1 महीना ही गुजारा है, इसीलिए यूहो के बारे में ज्यादा कुछ जानने का मुझे मौका ही नहीं मिला। बस मुझे इतना मालूम है कि यूहो के पास 2 मार्शल स्पिरिट्स हैं। पर तभी अचानक वहीं पर मास्टर जिंग भी आ जाते हैं, जो क्राउन प्रिंस से कहते हैं कि हमें कुछ भी करके यूहो को मारना होगा, हम इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। ये सब सुनकर मिस ऑरेंज काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मास्टर जिंग अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बताते हैं कि इस लड़के यूहो ने हमारे मैंगडी हॉल से 1 लाख साल पुराने एम्ब्रियो को चुरा लिया था। ये वही बीस है जो अभी इसने समन किया था। जबकि साथ ही साथ वो क्राउन प्रिंस को ये भी बताता है कि पिछली मरतबा यूहो श्रेक एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन तब तो उसके पास सिर्फ 3 सोल रिंग्स थे। उसके बावजूद भी उसने कमाल की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और यूहो की मदद से ही श्रेक एकेडमी पिछले साल की भी चैंपियन बन गई। उसके बाद डिसाइपल एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, जहाँ यूहो ने हमारी एकेडमी में आते हुए स्टडी की। इस डिसाइपल एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान यूहो ने हमारे एडवांस सोल गाइडेंस के बारे में भी काफी कुछ सीख लिया। इवन एक मरतबा ये ब्लैक ड्रैगन का भी टारगेट था और उसने ब्लैक ड्रैगन के साथ फाइट करके उसे हरा दिया और वहाँ से बचकर भाग गया। ये लड़का धीरे धीरे हमारे हाथ से बाहर निकलता जा रहा है और अगर हमने इसे यूं ही ग्रो होते दिया तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये लड़का सन मून रॉयल एम्पायर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। दूसरी तरफ होली स्पिरिट सेट का लीडर भी ये बातें सुनकर अपने आप से कह रहा था कि अच्छा ये है वो लड़का। मैंने सुना तो था कि ब्लैक ड्रैगन से एक लड़का बचकर भाग गया, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये वो बच्चा होगा। इवन के क्राउन प्रिंस भी यूहो के सारे कारनामे सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। इसके बाद हम लोगों को कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशंस हो चुके थे।
तभी रेफरी अरीना में आते हुए अनाउंस करते हुए बोलता है, इस सोल फाइटिंग कंपटीशन का फर्स्ट प्री एलिमिनरी राउंड खत्म हो चुका है, जिनमें 167 टीम में से सिर्फ 84 ही इस सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं और इसके बाद सोल फाइटिंग कंपटीशन का सेकंड पार्ट शुरू होगा और इस राउंड की पहली फाइट उसी टीम की होने वाली है जो कि पिछले साल इस फाइटिंग कंपटीशन की विनर रही। मैं बात कर रहा हूँ श्रेक एकेडमी की और हम सब देखना चाहते हैं कि इस मरतबा श्रेक एकेडमी हमें क्या सरप्राइज देगी। यहाँ श्रेक एकेडमी का नाम सुनकर तो ऑडियंस में एक पागलपन आ गया था, वो श्रेक एकेडमी को फाइट करता देखना चाहते थे। जबकि फर्स्ट राउंड में श्रेक एकेडमी की फाइट होने वाली थी त्यानलिक सेट से। तभी रेफरी एक सरप्राइज देते हुए कहता है कि इन दोनों टीम्स को एक दूसरे के साथ दो तरह की फाइट लड़ना होगी। पहले राउंड में ये लोग 1 वर्सेस 1 की फाइट करेंगे, जबकि दूसरे राउंड में ये लोग टीम वर्सेस टीम फाइट करने वाले हैं। तो जिस भी टीम के ज्यादा वॉरियर्स इस मैच को जीतेंगे वही इस मैच के विनर होंगे। यहाँ ये सब कहने के बाद रेफरी दोनों टीम्स को अरीना में इनवाइट करता है, जहाँ त्यानलिक सेट की टीम और श्रेक एकेडमी की टीम धीरे धीरे से अरीना की तरफ बढ़ने लगी। सब लोग श्रेक एकेडमी की ताकत को जानते हैं और सभी लोग इस फाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। बहुत सारे लोगों को तो ये लग रहा था कि शायद त्यानलिक सेट की किस्मत ही खराब है जो उनकी फाइट अब श्रेक एकेडमी से होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ त्यानलिक सेट का लीडर भी यही बात जानता था कि श्रेक एकेडमी ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो धीरे से आगे बढ़ते हुए रेफरी से कहता है कि मैं श्रेक एकेडमी के साथ एक निगोशिएशन करना चाहता हूँ, क्यों ना हम 1 वर्सेस 1 की फाइट को रहने दें और टीम वर्सेस टीम की फाइट करें। दूसरी तरफ श्रेक एकेडमी के डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, उन्हें पक्का पता था कि वो लोग इस फाइट को जीतने वाले हैं। जबकि मिस वांग काइनिर याद करती है कि मिस जाओ ने उसे इस टीम के बारे में सब कुछ बता दिया था। हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग पहले 1 वर्सेस 1 की फाइट को रहने दें और डायरेक्ट ही टीम वर्सेस टीम की फाइट को करें। जो सब सोचने के बाद मिस वांग काइनिर भी रेफरी से कहती है कि ठीक है, हम लोग पहले राउंड को विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों टीम्स ने अपनी पहली फाइट विड्रॉ कर दी थी, इसलिए पहला राउंड ड्रॉ हो जाता है। अब यहाँ 1 वर्सेस 1 नहीं बल्कि टीम वर्सेस टीम की फाइट होने वाली है। हम देखते हैं कि रेफरी ने इन दोनों टीम्स को रेडी होने के लिए बोल दिया था। इसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू करवा दी जाती है। फाइट होते स्टार्ट ही दोनों टीम्स ने एक आगे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया था। यहाँ श्रेक एकेडमी का नींग टियान पीछे रहते हुए अपनी पगोड़ा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबकी पावर्स को बूस्ट कर रहा था। सामने की तरफ से मिस वांग काइनिर, डाई हुआबिन और कैट गर्ल तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए त्यानलिक सेट के वॉरियर्स को बहुत ही बुरे तरीके से पछाड़ रहे थे। इसलिए हम देख पाते हैं कि त्यानलिक सेट का लीडर फौरन से अपने साथियों को पीछे हटने का बोल देता है। यहाँ पीछे हटते साथ ही इन लोगों ने 7x1 कंबाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कॉम्बिनेशन टेक्निक यूहो को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और दूसरी तरफ इन लोगों की स्ट्रेंथ भी इस कॉम्बिनेशन टेक्निक की वजह से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। पहले तो ये लोग अपने आप को डिफेंस में स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसके बाद ये लोग अपनी हेवनली नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए श्रेक एकेडमी के डिसाइपल्स पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ मिस वांग काइनिर भी अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकालते हुए खुद को उन अटैक से बचा रही थी, जबकि दूसरी तरफ डाई हुआबिन, कैट गर्ल और बाकी के सब लोग भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे थे। तभी अचानक मिस वांग काइनिर अपने होली ड्रैगन को समन कर लेती है। पीछे से नींग टियान भी मिस वांग काइनिर की स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस सब कुछ बढ़ा देता है, जिसके साथ ही मिस वांग काइनिर बहुत ही तेजी से अपने दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ त्यानलिक सेट के वॉरियर्स भी एक बहुत ही बड़ी हेवनली नीडल को समन करते हुए मिस वांग काइनिर को रास्ते में रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रेक एकेडमी ने इसके लिए भी तैयारी कर रखी थी। हम देख पाते हैं कि श्रेक एकेडमी में एक ऐसा डिसाइपल भी मौजूद है जो कि टाइम को कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज कर सकता है। इस टाइम स्टॉप टेक्निक की वजह से हम लोग देख पाते हैं कि एरिना के अंदर और बाहर सब चीजें फ्रीज हो चुकी थी सिवाय मिस वांग काइनिर के। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिस वांग काइनिर आगे की तरफ बढ़ते हुए त्यानलिक सेट के उस डिफेंस को पूरे तरीके से चकनाचूर कर देती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि श्रेक एकेडमी के बाकी के वॉरियर्स भी आगे की तरफ बढ़ते हुए त्यानलिक सेट पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ कुछ ही सेकंड्स में त्यानलिक सेट की टीम को पछाड़ दिया। जो सब देखकर वहाँ पर मौजूद ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इवन कि कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि श्रेक एकेडमी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ यूहो भी मिस वांग काइनिर और उनकी बाकी की टीम को देखते हुए कह रहा था कि इनकी टीम वर्किंग पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। यहाँ यूहो ये सब सोच रहा था, तभी अचानक ऊपर से उसे कुछ इवल ऑरा महसूस हुआ, जो कि यकीनन जियाओ का ही होने वाला है। यूहो इस इवल ऑरा को तो बहुत अच्छे से पहचानता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा आखिर ये लड़की है कौन। इसके बाद हम देख पाते हैं कि नेक्स्ट फाइट होली स्पिरिट सेक्ट की टियानडू कॉलेज के साथ होने वाली थी, जबकि ऊपर की तरफ मौजूद मिस बैंक में अपने टीचर माँ से कह रही थी कि यूहो के बगैर भी ये श्रेक एकेडमी की टीम काफी ज्यादा पावरफुल है। जो सुनकर टीचर माँ भी मिस बैंक को जवाब देते हुए कहते हैं कि फिलहाल खतरे की बात श्रेक एकेडमी नहीं बल्कि कोई और है। उनका सिर्फ ये कहना ही था कि तभी अचानक हमें नीचे एरिना में मौजूद होली स्पिरिट सेक्ट के वॉरियर्स को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ अपने ओपिनियंस को मारकर हरा चुके। ये सब देखकर तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। टीचर माँ भी मिस बैंक को यही कह रहे थे कि बस उम्मीद करो हमारा सामना कहीं होली स्पिरिट सेट की टीम से ना हो जाए। और उनके ये कहते साथ ही हमारा आज का ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो
जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।